रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आप लोगों ने निर्भया के केस के बारे में बहुत अच्छे से सुन रखा होगा, क्योंकि अगर आप क्राइम स्टोरी सुनते हैं, आप क्राइम स्टोरी सुनने की आपको आदत है, तो आप लोगों ने निर्भया के केस को बहुत डिटेल में सुना होगा। और दोस्तों, ये एक ऐसा केस था कि जिसकी वजह से पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई थी। निर्भया के साथ में कुछ इस तरीके से बर्बरता की गई थी दोस्तों, कि जिसको लफ्ज़ों में बयां कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और निर्भया के लिए पूरे देश ने दुआएं मांगी थी कि निर्भया ठीक हो जाए, क्योंकि उसके साथ में जो दुष्कर्म किया गया था और साथ के साथ उसके साथ में जो इंसानियत की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो शर्मसार की गई थी। और उसके अंदरूनी अंगों में भी कुछ बहुत ऐसी चीज़ उन लोगों ने इंसर्ट की थी जिससे जो चोट थी ये बहुत ज़्यादा गहरी लगी थी। और दोस्तों, उसके बाद में आप लोगों ने कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर थी आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, उनके साथ में जो हुआ उसके बारे में भी आप लोगों ने बहुत डिटेल में सुना होगा। और दोस्तों, ये कुछ ऐसे केस हमारे देश के अंदर हुए थे कि जिन्होंने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया, ना कि शर्मसार किया बल्कि इंसानियत का वो चेहरा भी दिखाया जिसे देखने के बाद में इंसानियत खुद ही शर्मा जाए। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी भी कुछ इस तरीके की कहानी है जिसको अगर निर्भया के केस से जोड़ा जाए या फिर जो जूनियर डॉक्टर थी कोलकाता में उनके केस से जोड़ा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, इस केस के अंदर एक 45 साल की महिला के साथ में जो हुआ, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो आप लोग सुनकर बड़ी हैरानी करेंगे। आप लोग अपने कानों पर हाथ रखने की कोशिश करेंगे, आप लोग अपना माथा पकड़ लेंगे कि आज के इस ज़माने में कुछ इंसान जानवर का रूप लेकर रह रहे हैं। और दोस्तों, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा और उसके बाद में एक और किस्सा मैं आप लोग को सुनाऊंगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वैसे मैंने आप लोग के लिए आज एक सीरियल किलिंग की कहानी लिख कर रखी थी और वही मैं आप लोग को सुनाने वाला था, लेकिन इस बीच में यह खबर आ जाती है तो मैंने सोचा कि पहले खबर आप लोग को सुनानी चाहिए, बाकी जो स्टोरी है वो तो मैं कल के दिन भी आप लोग को सुना दूंगा। दरअसल दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। और इसी मध्य प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है खंडवा ज़िला, और इसी खंडवा ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है खालवा थाना, और इसी खालवा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है। ये उसी गांव की बात है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 24 मई साल 2025 की। 24 मई साल 2025 को इसी खालवा थाना क्षेत्र के एक गाँव के अंदर एक महिला जब सुबह सुबह सोकर उठती है तो तकरीबन 6 से 7 बजे के आसपास का समय होता है। और 6 से 7 बजे के आसपास जब ये महिला उठती है तो देखते क्या है कि इसके घर के आंगन में कोई महिला सोई हुई है। अब ये महिला इस तरीके से उस महिला को सोती हुई देखती है, लिहाजा उसको आवाज़ देती है। जब वो महिला कोई भी आवाज़ नहीं देती है तो उसके बाद में ये जो घर की मालकिन थी ये उस महिला के पास पहुंचती है, नज़दीक पहुंचती है, उसको हिलाने डुलाने की कोशिश करती है। लेकिन देखने से शायद इस महिला को ये अंदाज़ा हो चुका था कि ये महिला बेहोशी की हालत में है और शायद इसके साथ में कुछ गलत हुआ है। लेकिन इस घर की मालकिन ने, इस महिला ने, इस जो घर के अंदर जो बेहोशी की हालत में जो महिला पड़ी हुई थी, सोई हुई थी, उसकी पहचान कर ली थी। वो महिला कोई और नहीं बल्कि पड़ोस की ही रहने वाली एक 45 साल की महिला थी। लिहाजा जो घर की मालकिन थी ये पड़ोस में जिस घर की वो महिला थी उस घर में सूचना भिजवाती है। बच्चे घर में होते हैं, कहते हैं तुम्हारी जो माँ है ये हमारे घर के आंगन में सोई हुई है। लिहाजा जो बच्चे होते हैं पहुँचते हैं, माँ को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ बेहोशी की हालत में होती है। उसे जगाने की कोशिश करते हैं, माँ को होश आता है, लेकिन माँ के जिस्म को देखकर, माँ की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद माँ के साथ में या तो मार पिटाई हुई है या फिर कुछ गलत हुआ है। लिहाजा ये दोनों जो बच्चे थे ये अपनी उस 45 साल की माँ को अपने साथ लेते हैं और घर लेकर पहुँच जाते हैं। अब माँ से ये पूछते भी हैं कि माँ तुम्हारे साथ में क्या हुआ, क्या बात है, तुम इस तरीके से उस घर में कैसे पड़ी हुई थी और तुम्हारे जिस्म से इतना सारा खून क्यों बह रहा है। तो जो माँ होती है अपने बच्चों को जो बात सुनाती है दोस्तों, वो बात सुनकर ना कि बच्चे हैरान होते हैं बल्कि जिस किसी ने भी उस बात को सुना तो सब किसी के पांव तले से ज़मीन खिसक गई। दरअसल वो जो 45 साल की महिला थी जो अधमरी हालत में अपने घर थी, अभी अभी होश में आई थी, जिस्म से खून बह रहा था, प्राइवेट अंगों से खून बह रहा था। तो ये महिला बताती है कि दरअसल जो रामचंद्र का बेटा हरि कोरकू है उसने मेरे साथ गलत काम किया है, उसके साथ में उसका दोस्त सुनील कोरकू भी है। इन दोनों ने मेरे साथ में गलत काम किया है, दुष्कर्म किया है। लिहाजा महिला तड़पती रहती है। लेकिन बड़ी अजीब बात यह थी कि यहाँ पर जो घर वाले थे न जाने इस पूरे मामले में क्यों डिले कर रहे थे। न उन्होंने अभी तक कोई खबर की थी, न इस महिला को कहीं उपचार के लिए ले जाया गया था। दोस्तों, दोपहर के तकरीबन 1 बजे के आसपास यानी
शनिवार के दोपहर के तकरीबन 1 बजे के आसपास ये जो महिला जो थी वो तड़पते हुए दम तोड़ देती है। इसके जिस्म से खून बह रहा था। महिला सिसकियाँ लेते लेते दम तोड़ देती है। अब जैसे ही इस महिला की ज़िंदगी समाप्त होती है, इस महिला की जान चली जाती है, तो उसके बाद में इसके जो परिवार वाले होते हैं वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। दोस्तों पुलिस आती है, मौके पर पहुंचती है, सबसे पहले उस महिला की डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर इस महिला के परिवार वाले लोगों से पूछा भी जाता है कि इस महिला के साथ में क्या कुछ हुआ, इसकी हत्या किसने की है, क्या रीज़न है, किसी से कोई दुश्मनी रंजिश क्या हुआ, घर वाले ने किसी ने उसके साथ में ये काम किया है। लेकिन दोस्तों जो 2 बच्चे थे, जिन 2 बच्चों के साथ सामने इस माँ ने यानी मरने वाली जो महिला थी उसने ये बताया था कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है, गैंग रेप हुआ है। तो ये बच्चे बताते हैं इस तरीके से जो पड़ोस में रहने वाली आंटी है वो हमारे पास आई थी कि तुम्हारी जो माँ है वो हमारे आंगन में सोई हुई है। हम लोग गए तो माँ अधमरी हालत में थी, उसे हम घर में उठा के लेके आए। हाँ, अपनी माँ को कहीं लेके जा पाते इससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। अब जो पुलिस वाले थे आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं उस घर के आसपास में, तो आस पड़ोस के लोगों से और बाकी घर वालों से भी पुलिस को ये पता चला था कि इसी गांव के अंदर एक शादी थी और उसी शादी समारोह के अंदर ये पीड़िता जो थी 45 साल की महिला, ये उसी शादी समारोह में गई हुई थी और वापसी में लौटते हुए इस महिला के साथ में एक और अन्य महिला होती है। उस महिला को ये घर छोड़ती है, उसके बाद में उसके साथ में जो हरी कोरिकी होता है वो इस महिला के साथ में होता है, वो इस महिला को इसके घर ले जाता है। एंड मोहल्ले पड़ोस वालों ने बताया था कि तीसरा और व्यक्ति आ गया था जिसका नाम था सुनील। अब सुनील और हरी ये दोनों उस महिला के साथ में बैठे हुए थे। मोहल्ले पड़ोस वालों ने उन्हें दारू पीते हुए देखा था, यानी नशा करते हुए भी देखा था और उसके बाद में इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस सुनती है, उधर जो पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट जो डेड बॉडी गई हुई थी, अभी जब मैं आप लोगों को ये कहानी सुना रहा हूँ तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले प्री मॉर्टम होता है। और दोस्तों उस प्री मॉर्टम को जो डॉक्टर जो थे पोस्टमार्टम जो करने वाले थे उन्होंने जो चीज़ें बताई एक बार आप उनको सुन लीजिए। दरअसल जो डॉक्टर्स थे उन्होंने जो खुलासा किया है वो खुलासा ये था कि इस महिला के बाहरी जिस्म के हिस्सों पर भी चोट के निशान थे और इस महिला के साथ में गैंग रेप हुआ था। 1 से 2 लोगों ने इसके साथ में गैंग रेप किया था और साथ के साथ इस महिला का जो प्राइवेट पार्ट था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त था। उस महिला की जो बच्चेदानी थी ये पूरी तरीके से फट चुकी थी, उसकी जो आंतें थीं ये प्राइवेट पार्ट के ज़रिए बाहर आ चुकी थी। यानी डॉक्टर्स ने ये बताया या तो इस महिला के साथ में गैंग रेप करने के बाद में या तो इसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर अतड़ियाँ बाहर खींची गई हैं या फिर किसी बोतल जैसी भारी भरकम या बड़ी सी चीज़ को उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट किया गया है। दोस्तों इतनी बेरहमी के साथ में इस महिला की गैंग रेप करने के बाद में हत्या की गई है। यकीन दोस्तों जिस किसी ने भी सुना वो शर्मसार हो गया। हालांकि उसके बाद में परिवार को डेड बॉडी सौंप दी गई। परिवार ने आज डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। पुलिस ने हरी कोरगू और जो सुनील था इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन दोनों के ऊपर रेप का इल्ज़ाम है। अभी इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन करेगी और जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, अगर जो भी इससे जुड़ी हुई अपडेट होगी दोस्तों मैं आप लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाऊंगा। वहीं दोस्तों जो दूसरा केस मैं आप लोग को सुनाने वाला हूं, ये जो दूसरा केस है ये आप लोग को बहुत बड़ी शिक्षा और बहुत बड़ी सीख भी देगा। तो दूसरे केस को भी हम लोग सिलसिलेवार तरीके से कवर कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों जो दूसरी कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, ये कहानी शुरू होती है हरियाणा से और इसी हरियाणा के अंदर एक जगह लगती है पानीपत और इसी पानीपत के अंदर एक सेक्टर पड़ता है, सेक्टर 25 और इसी सेक्टर 25 के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है कृष्णा गार्डन। कृष्णा गार्डन कॉलोनी में अचानक से सुबह सुबह कुछ लोग एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरअसल इस घर के अंदर एक लड़का रहा करता था जो अमूमन सुबह सुबह अपने घर का दरवाज़ा खोलकर कामकाज के लिए चला जाया करता था। लेकिन आज इस घर का दरवाज़ा नहीं खुला था और जब दरवाज़ा इस घर का खुला नहीं था तो आस पड़ोस के लोगों ने इस घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब दोस्तों जब अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसके बाद में जो मोहल्ले पड़ोस के लोग थे वो खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस घर के अंदर क्या हुआ है। अब दोस्तों जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा जाता है तो जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे सबके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इस घर के अंदर जो लड़का रहा करता था वो फांसी के फंदे से लटका हुआ है, उसके गले में चुन्नी है और पंखे से उसने आप को लटका लिया है। अब जैसे ही ये सूचना जो वो लोग थे वो पुलिस को देते हैं, पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है। दरवाजे को तोड़ा जाता है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद में उस लड़के के शव को नीचे उतारा जाता है और उसे सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है कि ये लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है और यहाँ कब से किराए पर रह रहा है। तो मोहल्ले पड़ोस के जो लोग हैं वो बताते हैं कि ये लड़का तकरीबन 1 साल से यहाँ पर रह रहा है
और ये लड़का अपनी एक पत्नी के साथ में रहा करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसकी जो पत्नी है वो न जाने कहाँ चली गई है, जिसकी वजह से ये जो लड़का है अक्सर घर के ही अंदर ही रहता है और गुमसुम सा था और आज उसने सुसाइड कर लिया। लिहाजा पुलिस जब उस पूरे घटना स्थल को बहुत ही बारीकी से छानबीन करती है तो वहाँ से दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो लड़के के कुछ कागजात मिलते हैं जिसमें आधार कार्ड वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें पहचान होती है कि लड़के का नाम सागर है और इसकी उम्र तकरीबन 24 साल के आसपास है। और लड़का जो है वो यूपी के शामली के भभीला गाँव का रहने वाला है। अब भभीला गांव का रहने वाला यूपी के शामली का, लिहाजा पुलिस जो थी उत्तर प्रदेश के शामली में भभीला गांव में जो उसका परिवार था उसको भी सूचना देती है कि इस तरीके से तुम्हारे बेटे ने सुसाइड कर लिया है। दरअसल पुलिस को वहाँ से एक सुसाइड नोट भी मिलता है और उस सुसाइड नोट में जो चीज़ें लिखी हुई थी ये लोगों को हैरान कर रही थी। दरअसल ये लड़का बताता है कि मैं अपनी भाभी के साथ में यहाँ पर लिव इन में रह रहा था और मेरी जो भाभी है ये पिछले कुछ समय से मुझे धोखा दे रही थी और अब वो मेरे दोस्त के साथ भाग गई है। उसने अपने दोस्त का मोबाइल नंबर और उसका नाम भी लिखा था। लिहाजा उसके बाद में डेड बॉडी को चूंकि पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, इसलिए लड़के की जो फैमिली थी तुरंत पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाती है। एंड वहां पर पहुंचने के बाद में जो लड़के के घर वाले होते हैं उनसे जब पुलिस पूछताछ करती है तो घर वाले बताते हैं कि दरअसल हमारा जो बेटा सागर है वो जिस लड़की के साथ में रह रहा था वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि सागर के चचेरे भाई की पत्नी थी, जिसकी शादी जो थी वो साल 2016 में उसके साथ में हुई थी और उसके बाद में उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन इस बीच में सागर का उससे रिलेशनशिप हो जाता है और सागर उस लड़की को लेकर भाग जाता है। हालांकि परिवार वाले इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। दोनों ही परिवारों के बीच में कई बार इस बात को लेकर पंचायत हुई कि उसके 2 बच्चे भी हैं और इससे हमारे समाज में बड़ी बेइज्जती भी हो रही है। सागर को घर वालों ने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश भी की, लेकिन सागर अड़ चुका था कि वो अपनी भाभी से प्यार करता है और अपनी भाभी के ही साथ रहना चाहता है। लेकिन अब उसकी जो भाभी है ये किसी और के चक्कर में आ गई और सागर को ही छोड़ के चली गई। इस वजह से शर्म की वजह से सागर ने सुसाइड कर लिया। घर वालों ने मांग की है कि जिस लड़के को लेकर वो भागी थी उस लड़के के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस लड़की के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसी लड़के की वजह से हमारे बेटे सागर ने आत्महत्या की है। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए कि एक महिला पहले शादी कर एक व्यक्ति के घर में आती है, वहाँ से अपने देवर के साथ रिलेशनशिप बनाती है, चचेरे तेरे देवर के साथ में उसके साथ भागती है, फिर बाद में उसी देवर के दोस्त के साथ में भी भाग जाती है। तो यहाँ पर इस देवर को ये सोचना चाहिए कि जब वो उसके भाई की नहीं हुई तो फिर उसकी कैसे हो सकती है। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में जो भी कहना चाहें, दोनों कहानियों के बारे में कमेंट्स करके दोस्तों बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें धीरज सिंह जी कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं राम राम मालिक भाई, इंसान अपने कर्मों की सज़ा यहीं पर पाता है। तो धीरज सिंह जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में श्रेया शर्मा है, लिखते हैं बहुत खूब मलिक सर, तो श्रेया शर्मा जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में अभिमन्यु पांडे लिखते हैं मैं आपकी कहानी रोज़ सुनता हूं और लाइक भी करता हूं और कमेंट्स कभी कभी करता हूं। तो अभिमन्यु पांडे जी आपका शुक्रिया। शीलनिधि लिखते हैं ब्यूटीफुल स्टोरी मलिक भाई, कहानी सुनते हो और सो जाते हैं, कमेंट्स नहीं कर पाता। तो शीलनिधि जी कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया कि आप अगले दिन आके कमेंट्स करते हैं। दिनेश कुमार जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं नमस्कार भैया बहुत बढ़िया कहानी है। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी मैं वसीम की इंसानियत के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है, बदनुमा दाग है, सज़ा भी उम्र कैद होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही मंसूरी भाईजान जी, मैं आपके इस कमेंट का स्वागत करता हूँ। जावेद अंसारी लिखते हैं गुड स्टोरी मलिक भाई सलामत रहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। स्माइलिंग वीवर लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान कैसे हो आप, बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो, ऑल दी बेस्ट भाईजान। तो स्माइलिंग वीवर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी लिखते हैं आपकी स्टोरी लाजवाब होती हैं मेरे छोटे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक खान लिखते हैं कहानी बहुत बढ़िया है शाबिश भाई। तो एक खान जी शुक्रिया। एक खान लिखते हैं ऐसी माँ को मेरा दिल से सलाम है। तो एक खान जी शुक्रिया। हसीबुल अंसारी जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, नाइस स्टोरी। तो हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है। प्रियंका सिंह लिखती हैं राधे राधे भैया। तो राधे राधे बहन। प्रियंका सिंह हैं लिखती हैं अच्छी कहानी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मुस्ताक लिखते हैं लाइक योर स्टोरी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मुस्ताक जी। मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस स्टोरी। मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया। दिनेश कुमार जी लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सालिम खान लिखते हैं हेलो सलाम वेरी स्टोरी, आई एम फ्रॉम कुवैत जवरिया सालिम खान। तो सालिम खान जी वालेकुम सलाम शुक्रिया मेरे भाई आपका। धीरज सिंह लिखते हैं सास बहू का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। तो धीरज सिंह जी शुक्रिया। वजाहत इम्तियाज़ लिखते हैं बहुत अफसोस की बात है। तो जी आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया, शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों पति पत्नी का। सुनील त्यागी जी हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई कैसे हैं आप। तो भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। दिनेश कुमार लिखते हैं आपकी स्टोरी को लाइक करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं कहानी भाई जी जो भी हो वालिदैन को दिल जो दुख देता है वालिदैन को उसका अंजाम बुरा होता है। रिजवान अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, साजिददार जी कमेंट्स करते हैं। अभिमन्यु पांडे लिखते हैं जी मलिक साहब मेरा भी यही कहना है कि अच्छी कहानी और नया स्टोरी बोलना अच्छा नहीं लगता है। जी बहुत अच्छी बात कही, मैं आपके कमेंट्स का स्वागत करता हूँ।
मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी मैं माँ होती है इसलिए तो कहते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत है। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया आपका। अभिमन्यु पांडे लिखते हैं, अपने देश का कानून और सिस्टम में बैठे हुए लोग दिल पर दिन होते जा रहे हैं। ये पहले से चला आ रहा है। इस बारे में सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए कि कोई भी अपराध का फैसला 90 दिनों में हो जाना चाहिए। अभिमन्यु पांडे जी आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन उसमें भी पुलिस को टाइम लगता है। सबूत जुटाने में, सारी चीज़ें जुटाने में तो कानून होता है, उसको अपने हिसाब से ही काम करना होता है। राजकिशोर चौरसिया लिखते हैं, महाबालेश्वर महाराष्ट्र से सुनते हैं आपकी कहानी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम चौहान लिखते हैं, प्योर वीडियो सुनी मैंने, फांसी होनी चाहिए ऐसे। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सालिम सैयद लिखते हैं, जब कोई भी लड़का विवाह संबंध में बनता है तो उसे अपने बॉयफ्रेंड की आय के बारे में विस्तार से जांच करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। हसीबुल अंसारी लिखते हैं, फांसी की सज़ा होनी चाहिए इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज़ खान लिखते हैं, वसीम गलत था। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा सोलंकी लिखते हैं, मलिक भाई उमा की गलती है, जिसने जन्म दिया उसको ही भूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर खान हैं, लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हैं, लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।